ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। सॉरी, ये जो टाइपिंग में इशू आ रहा है ना लैपटॉप की, और इतनी ये फनी किस्म की इंग्लिश लिखी जा रही है, तो इससे घबराइएगा ना। मुझे ये बताएं कि अब आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू पीपल हेयर मी? आप लोग मुझे सुन सकते हैं? ओके, ऑल राइट। आज हम लोग थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं वायरसेस के ऊपर। बैक्टीरिया, माइक्रोबायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है, जैसे कि आप लोगों को पता है। सिर्फ हबीबा को और शहर को मेरी आवाज़ आ रही है, और किसी को नहीं आ रही, क्योंकि किसी ने मुझे इनबॉक्स में मैसेज नहीं किया। अच्छा, तो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और हमने बहुत ज़्यादा बात की है बैक्टीरिया के ऊपर, उसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है, उसकी दूसरी चीज़ों के ऊपर, उसकी टेक्सोनॉमी के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, ग्राम स्टेनिंग के ऊपर, स्टरलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो वायरसेस, जैसे कि आजकल आप लोगों ने देखा है कि कोविड-19 बड़ा ज़्यादा उसने अपनी तबाही मचाई हुई है, तो दैट इज ऑल्सो वायरस। तो आज हम अपनी इस माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर जो है, वो हम ये भी देखते हैं कि वायरसेस क्या होते हैं, इनकी क्या लाइफ है, और ये किस तरह से जो है वो अपना ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी नस्ल कशी करते हैं, ठीक है, और अपना जो इनका लिविंग स्टाइल है, और किस तरह से ये एज ए आप कह लें कि एजेंट किसी भी होस्ट को इफेक्ट करते हैं। होस्ट कोई भी हो सकता है, लाइक वो कोई एनिमल भी हो सकता है, वो कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, वो कोई प्लांट सेल भी हो सकता है। होस्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में नंबर 1 कहते हैं डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द वायरस डिस्कवरी, के कब डिस्कवर हुआ, ये मौजज़ा कब हुआ कि वायरसेस का हमें पता चला। कंट्रास्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस एज कम्पेयर टू द लिविंग सेल, ठीक है। अब वायरस के बारे में थोड़ा सा ना आपको एम्बिग्विटी रहेगी, ठीक है, और वो बड़ी क्लियर होगी जब मैं आगे हम इसको लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ द वायरस, साख्त क्या है इसकी, शुरू कहाँ से हुआ था। एक्सप्लेन वायरस कंपोनेंट्स एंड शेप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैक्टीरियोफाज, कंट्रास्ट बैक्टीरियोफाज, लिटिक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। ये वो लाइफ साइकिल के नेम है जो कि वायरस कंप्लीट करता है अपने। Describe the life cycle of an enveloped DNA and RNA viruses and state the characteristics of the virions and prions. नेक्स्ट है आपके पास हिस्ट्री ऑफ द वायरस डिस्कवरी। हिस्ट्री क्या है, कहते हैं इन द लेट 1800 बोटेनिस्ट हैड बीन ट्राइंग टू फाइंड द कॉजेज ऑफ द टोबैको मोज़ेक डिजीज। अब जो तंबाकू के पत्ते थे ना, उसके अंदर एक खास किस्म की बीमारी पैदा होना शुरू हो गई, ठीक है। तो 1800 के अंदर एक आपका बोटेनिस्ट था। बोटेनिस्ट कहते हैं ऐसा पर्सन जो कि बॉटनी की स्टडी करता है। बॉटनी कहते हैं नॉलेज ऑफ प्लांट्स। तो बॉटनिस्ट ने देखा कि ऑल ऑफ सडन तंबाकू के पत्तों के अंदर एक खास किस्म की बीमारी पैदा होना शुरू हो गई, जिसे उसने टोबैको मोज़ेक डिजीज का नाम दिया। इसी तरह से 1892 में डी एवेंस्की था, ट्राइड टू फिल्टर द सैप ऑफ द इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स, फिल्टर कैपेबल ऑफ रिमूविंग पार्टिकल्स द साइज ऑफ द ऑल नॉन बैक्टीरिया, ठीक है। अब उसने क्या किया कि इन्हीं टोबैको के पत्तों का उसने ना फिल्टर अलहदा करना शुरू कर दिया। डी एवेंस्की जो था उसने, मतलब उसने उस पत्तों का पानी निकाल के उसको फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया, और उसने देखा कि जो पार्टिकल फिल्टर हो जाते हैं वो स्टिल क्या करते हैं, रिमूविंग पार्टिकल, उनका साइज जो है वो बैक्टीरिया के साइज से मिलता जुलता है, वेल नॉन टू द बैक्टीरियल साइज, ठीक है। ये देखें, ये था इवेंस्की का एक्सपेरिमेंट, बैक्टीरिया प्लस वायरस बोथ, ठीक है। ये उसने क्या किया, उसने इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उसने एक स्टीराइल फ्लास्क ली। ये मिक्स शुदा को उसने स्टीराइल फ्लास्क के अंदर डाला। जब स्टीराइल फ्लास्क के अंदर उसने डाला, तो बैक्टीरिया ऊपर रह गए, वायरस नीचे आ गए। व्हाट डज इट मीन कि वायरस नीचे आ गया, बैक्टीरिया ऊपर रह गया? इट शोज कि जो फ्लास्क का साइज है वो सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटे पार्टिकल्स को उसने पास होने दिया, जो कि वायरसेस। और आप लोगों को पता है कि वायरसेस का साइज जो होता है वो कंपैरेटिवली बैक्टीरिया के छोटा होता है। सबसे बड़ा वायरस जो होता है उसका साइज जो होता है सबसे छोटे बैक्टीरिया के इक्वल होता है। तो इसी वजह से यही रीजन है कि इस फ्लास्क में से वायरस जो है वो निकल गया और बैक्टीरिया ऊपर रह गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया हिस्ट्री ऑफ द वायरस डिस्कवरी। कहता है द फिल्ट्रेट वाज फुली कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल डिजीज इन द न्यू होस्ट। अब वो जो फिल्ट्रेट था,
यानी कि वो जो उसने बैक्टीरिया और वायरस का कॉम्बिनेशन मिक्स करके उसने एक स्टीराइल फ्लास्क के अंदर लैदा किया, तो उसने ये कहा कि जो फिल्ट्रेट है ये तो बिल्कुल ओरिजिनल डिजीज किसी भी न्यू होस्ट के अंदर कॉज कर सकता है. Nothing could be seen in the filtrate using the most powerful microscope, nor could anything be cultivated from the filters. ठीक है, फिल्ट्रेट सॉरी. तो एवेंस्की ने ये नतीजा निकाला कि जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और दे मेड ए फिल्टरेबल टॉक्सिन. ठीक है, कि वो फिल्टरेबल टॉक्सिन बना सकते हैं, यानी कि अब इससे हम टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हम माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर भी यूज कर सकते हैं. उसके बाद डिस्कवरी किसने की वायरस की? एक डच बॉटनिस्ट था जिसे कि मार्टिनस बेजरिंग बोलते हैं. उसने रूल्ड आउट किया फिल्टरेबल टॉक्सिन को, जो कि उसने नीचे फ्लास्क के अंदर निकाला. एंड ही कंक्लूडेड बिकॉज द फिल्टर्ड सैप आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग अनडाइल्यूटेड इन्फेक्शन. ठीक है, द एजेंट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड ऑन द न्यूट्रिएंट मीडिया, नीड अ होस्ट. इन 1935 स्टेनले डिस्कवर्ड दिस एजेंट आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, मतलब इसका कहने का मुराद ये था कि वो जो फिल्ट्रेट नीचे बच जाता है, नीचे गिरता है वायरस की फॉर्म के अंदर, वो ऐसा बीमारी नहीं फैला सकता जब तक कि वो किसी लिविंग होस्ट के अंदर एंटर नहीं हो जाता. यानी वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, वायरस आपकी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इस नेचर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि वो अगर फिजा में मौजूद है या किसी फ्लास्क में मौजूद है तो वो बेजान है. उसको अपनी मशीनरी को एक्टिवेट करने के लिए या उसको अपने आप को एक्टिव करने के लिए किसी जानदार की जरूरत होती है. ठीक है, किसी लिविंग सेल की जरूरत होती है. अदरवाइज वो उसके अंदर ये बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है कि वो डिजीज कॉज कर सके. और यही बात एविंस्की ने कंक्लूड करके बता दी. ठीक है, आगे देखें वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड टू एनी ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम. दे लाई इन द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ. यानी कि वो लाइफ और नॉन लाइफ के दरमियान में, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर तो वो किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो वो एक्ट करते हैं लाइक अ लिविंग थिंग, और अगर वो फिजा में मौजूद है तो इट मीन्स कि वो नॉन लिविंग है. सो इनकी कोई भी क्लासिफिकेशन का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है. तो वो यही कहता है कि वायरसेस जो होते हैं वो लाई करते हैं इन द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ. जिस्म से बाहर है, किसी भी लिविंग थिंग से बाहर है, तो वो क्या है? नॉन लाइफ है. अगर इनसाइड एनी लिविंग बॉडी है, माइट बी प्लांट बॉडी, माइट बी एनिमल बॉडी, माइट बी एनी लिविंग थिंग. ठीक है, तो उसके अंदर वो क्या है? उसके अंदर वो लाइफ है, लिविंग. अब देखें वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर तो वो नॉन लाइफ है यानी वो जिंदा नहीं है, अगर बाहर है जिस्म से, तो दे आर ए सेलुलर. ए सेलुलर मतलब उसके अंदर कोई खास किस्म की सेलुलर बॉडी नहीं है. जैसे आपने चार्ट्स में भी बनाया था, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडीज, इस किस्म की ऑर्गेनेलिज उसके अंदर नहीं होती. देयरफॉर दे डोंट हैव द कंपोनेंट्स नेसेसरी टू कैरी आउट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. लिहाजा उनके अगर तो वो सेल से बाहर हैं तो उनकी उनकी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो नॉन फंक्शनल है. क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलिज किसी भी काम के नहीं है. ठीक है, वायरसेस कैन नॉट मूव एंड रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन. कहता है कि इसी तरह से वायरसेस जो होते हैं फिर वो अपने तौर पे ना तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही वो मूव कर सकते हैं. अच्छा, अगर वो लाइफ है, अगर वो जानदार है, अगर वो जिंदा है, तो they could only reproduce within the living cells that they infect. They use their genetic information to force the host cell to replicate themselves. Obligate intracellular parasite. Obligate intracellular parasite ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, लाजमी तौर पर होस्ट की बॉडी यूज करते होते हैं, कर रहे होते हैं, ऑब्लिगेशन होता है उन पर, फरीजा होता है ये, और एक्ट करते हैं एज ए पैरासाइट. ठीक है, अब वायरसेस अगर तो जिंदा हैं तो वो एक्ट करते हैं एज ए ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट. यानी कहते हैं ना, धक्के से वो ह्यूमन बॉडी का सिस्टम यूज करेंगे. ठीक है, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे. ठीक है, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को शेयर करते हुए क्या करेंगे कि वो होस्ट अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे, अपनी नस्ल कशी करेंगे. अगर लिविंग बॉडी में नहीं है तो वो नहीं कर सकते. अब साइज पे चलते हैं. कहता है वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वायरसेस आर टू स्मॉल इवन टू बी सीन बाय द लाइट माइक्रोस्कोप. यानी इतने छोटे होते हैं कि सम टाइम लाइट माइक्रोस्कोप से भी उनको देखना मुश्किल हो जाता है. बिगेस्ट साइज जो है वायरस का वो अबाउट 240 to 300 नैनोमीटर तक होता है. यानी कि सबसे बड़ा साइज है, और ये इतना बड़ा साइज है कि सबसे छोटे बैक्टीरिया के इक्वल है. यानी कि अगर आपने रेड ब्लड सेल लेना है तो उसका 1/10 पार्ट जो होगा वो इक्वल होगा आपके इसके. ठीक है, सो द टाइनिएस्ट वायरस इज 20 नैनोमीटर स्मॉलर देन द राइबोसोम. यानी कि जो सबसे छोटा वायरस है वो कहता है वो 20 नैनोमीटर का है.
यानी कि राइबोसोम जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं, जो कि सेल ऑर्गेनेलीज हैं, वो इतने चुन्ने मुन्ने हैं कि उनके अंदर पाया जाने वाला राइबोसोम के साइज के इक्वल जो है वो टाइनीएस्ट आपका वायरस है। अच्छा, आगे आगे आपके पास वायरस ओरिजिन। वायरस का ओरिजिन क्या है? कहता है अकॉर्डिंग टू अ हाइपोथेसिस वायरस आर बाइट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट एस्केप फ्रॉम द सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको पहले भी बताया कि वायरसेस जो होते हैं ना, वो न्यूक्लिक एसिड के पीसीज होते हैं, टुकड़े होते हैं, ठीक है। जब तक ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं तो उस न्यूक्लिक एसिड बॉडी को ये यूज करते हैं, उस सेलुलर सिस्टम को ये यूज करते हैं, ठीक है, उस टुकड़े को ये यूज करते हैं। लेकिन जब किसी फिजा में मौजूद है, मट्टी में मौजूद है, तो वहां ये काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके लिए भाई जरूरी है कि किसी जानदार के जिस्म के अंदर एंटर होना, ठीक है। कपड़ों की सरफेस पे पड़े हैं, टेबल की सरफेस पे पड़े हैं, बेजान है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका, ठीक है। सम ट्रेसेस आर फ्रॉम द एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स। मैंने आपको पहले भी बताया। देयर मल्टीपल ओरिजिन एक्सप्लेन्स व्हाई वायरसेस आर स्पीशीज स्पेसिफिक। स्पीशीज स्पेसिफिक बोलते हैं जैसे ह्यूमन के अंदर डिफरेंट वायरसेस हैं, एनिमल्स के डिफरेंट वायरसेस हैं। कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कि एनिमल को इन्फेक्ट नहीं करते, ठीक है, अगर वो एंटर हो भी जाए। कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करते, अगर वो एंटर हो भी जाए तो। हाउएवर सम अदर हैव ब्रॉडर रेंज ऑफ होस्ट सेल, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो बोथ ह्यूमन और एनिमल दोनों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ब्रॉडर रेंज होती है। आगे आ गया वायरस कंपोनेंट। कहता है वायरस कंसिस्ट ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड, जिसमें या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। डीएनए या आरएनए कुड भी सिंगल और डबल स्ट्रैंड। ये आप लोगों को भी पता है कि उसके अंदर जो स्ट्रैंड होता है वो डबल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। उसके बाद अ कैप्सिड और द प्रोटीन कोट विच फंक्शन इन प्रोटेक्टिंग द जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग द वायरल इन्फेक्शन प्रोसेस। फिर उस पूरे के बाहर एक क्या होता है? उसके बाहर एक कैप्सिड होता है, एक गुलाफ होता है, जो कि प्रोटीन का बना होता है, जो कि उसको होस्ट से प्रोटेक्ट कर रहा होता है और इन्फेक्शन के प्रोसेस में वो हेल्प आउट करता है। In some viruses, there is an outer envelope that encloses the coat and is made a part of the previously infected cell. कुछ वायरसेस के अंदर वो कहता है कि ऑलरेडी एक कोट होता है जो कि पार्ट होता है आपके प्रीवियसली इन्फेक्टेड सेल का, यानी कि वो उस वायरस ने जब पहले किसी बंदे को इन्फेक्ट किया होता है तो वो उसका कोट अपने साथ लेके आता है। A complete virus that consists of the genetic material, the protein code and an envelope is called the virion, ठीक है। विरियन को क्या कहते हैं? एक कंप्लीट वायरस वो कहता है जो कि कंसिस्ट होता है आपके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर, प्रोटीन के कोड के ऊपर और एनवेलप के ऊपर, ठीक है। वो क्या कहलाता है? वो आपका विरियन कहलाता है, ठीक है। अब वायरस कंपोनेंट में ये देख रहे हैं आप, सबसे बाहर वाला ग्लाइकोप्रोटीन्स है, फिर आपका इन्वेलप है, फिर ये कैप्सिड है आपका, उसके बाद ये सबसे अंदर जो है वो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगर ये एक धागा होगा तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है, और अगर ये डबल होगा तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहलाएगा। आगे आ जाती हैं वायरस की शेप्स। वायरस शेप्स कैन बी बेस्ड ऑन द कैप्सिड। कहता है वायरस की जो शेप्स हैं वो बेस्ड करती है आपके कैप्सिड के ऊपर। मिसाल के तौर पे हेलिकल रॉड शेप्ड होते हैं इस तरह से, ठीक है, जैसे सीढ़ियां नहीं होती, गोल गोल सीढ़ियां ऐसे। तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है वो इस शक्ल का होता है। उसके बाद है पॉलीहिड्रल, आइकोसाहिड्रल। पॉलीहिड्रल या आइकोसाहिड्रल कहते हैं जिसके 20 मुंह होते हैं, 20 किस्म के चेहरे होते हैं इस वायरस के। मैनी साइडेड शेप, फॉर एग्जाम्पल एडिनो वायरस। Complex combination of both by having structure like tail, helical and polyhedral, for example bacteriophage. कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन में ये आ जाता है कि उसकी हेलिकल शेप भी होती है और पोलीहिड्रल भी होती है, जैसे कि उसने मिसाल दी है बैक्टीरियोफाजिस की। बैक्टीरियोफाज इस किस्म के वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया ईटर होते हैं, यानी ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खुराक बनाते हैं, वो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, ये बैक्टीरियोफाज कहलाते हैं। उसके बाद कहता है मोस्ट इन्वेलप्ड वायरस हैव स्फेरिकल शेप, ठीक है। बहुत से ऐसे वायरस होते हैं जिनकी स्फेरिकल शेप होती है। स्फेरिकल मतलब कि जैसे आपका ये जो सफियर होता है, जैसे आपका जो ये ग्लोब है, ये स्फेरिकल शेप है। इन्फ्लुएंजा वायरस इसकी एग्जांपल है। ये देखें आप, ये रॉड शेप वायरस है, किस तरह से, ये बैक्टीरियोफाज है, यानी कि मैंने आपको अभी बताया जो कि बैक्टीरिया ईटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आप देख रहे हैं ब्राउन वाला, ठीक है, ये एडिनो वायरस है, ठीक है। ये वाला एड्स का वायरस है जो सबसे नीचे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये इस तरह से होते हैं।
ये बैक्टीरियोफाज है जो जिसका बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे आगे वायरस क्लासिफिकेशन कहता है बिफोर वायरस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द होस्ट दैट दे इन्फेक्टेड। अब होस्ट की टाइप पे डिपेंड करता है वायरस की क्लासिफिकेशन कैसे। अब होस्ट कोई भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहते हैं द करंट सिस्टम रिफ्लेक्ट्स द फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फिनोटिपिक दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक होती है जीनोटिपिक, एक होती है फिनोटिपिक। फिनोटिपिक वो होती है जो बजाहिर आपको नजर आ रही होती है, जीनोटिपिक वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि आपकी जीन का पार्ट होती है, जो कि इनसाइड योर बॉडी होती है। मिसाल के तौर पे मेरे बाल किस रंग के हैं, मेरा नाक कैसा है, मेरी आंखें कैसी हैं, मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है, दिस इज कॉल्ड माई फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन मेरे अंदर कौन सी बीमारी के अगेंस्ट जीन्स ज्यादा प्रोमिनेंट है, हार्ट डिजीज मेरे अंदर कम है, या डायबिटीज डायबिटीज के लिए मैं ज्यादा प्रोन हूँ, तो दिस इज माई जीनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद कहता है द बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्टिंग्विश वायरसेस बेस्ड ऑन देयर मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम वायरस को क्लासिफाई करने का एक सिस्टम है। उसने क्लासिफिकेशन की बेस बताई थी कि वो रेप्लिकेट कैसे करते हैं, मेथड ऑफ रेप्लिकेशन एंड जीनोम टाइप यानी जीनोटाइप, कि वो डीएनए बेस्ड है, आरएनए बेस्ड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है। International Committee on Taxonomy of the Viruses devised and implemented several rules on the naming and classification of the virus early in the 1990s. It started at the level of the order and ends at the genus. ये तो जिन लोगों ने एफएससी किया उन्होंने भी देखा होगा कि क्लासिफिकेशन का लेवल हमेशा किससे शुरू होता है, वो ऑर्डर से शुरू होता है और जीनस पे जाके खत्म हो जाता है। ये कहता है 21 वायरस फैमिलीज दैट इन्फेक्ट ह्यूमंस। ये सिंपल, आपने इनके लुक एट अ ग्लांस एक नजर में इनका नाम देखना है और इनको याद रखना है मोटा मोटा कि ये वायरसेस जो हैं जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये पिकॉर्ना वायरस है, ये ऑस्ट्रो वायरस है, ये कैल्सी वायरस है, ये फ्लेवी वायरस है, ये टोगा वायरस है, ठीक है, एरिना वायरस, फ्लेवी वायरस, रेबिडो वायरस, पैरामेक्सो वायरस, ठीक है, और ये पेपो वायरस, ठीक है, हेपाडिनो वायरस और पैरा वायरस। यानी कि जो जो आपको नजर आ रहे हैं वो मोटे मोटे नाम याद कर लें आप, ठीक है, कि ये इंसानों को इन्फेक्ट करते हैं। आगे आ गया बैक्टीरियोफाज। मैंने आपको पहले भी बताया बैक्टीरियोफाज ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया ईटर होते हैं, जो कि बैक्टीरिया को खाते हैं अपने बर्गर शामी बना के, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाजिस आर दोज वायरसेस दैट आर बैक्टीरिया ईटर और दैट लाइक टू ईट बैक्टीरिया, ठीक है। Much of the knowledge comes from the studying bacteriophage because they can be cultured easily within the living bacteria, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उसके बैक्टीरिया के अंदर घुस के उसकी मशीनरी को यूज करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफाजिक प्रोसेस DNA inside their capsid protein had the capsid functions as protection of their genetic material. Their tail fibers are base used to attach themselves to bacterial host cell, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि द टेल इज द चैनल फॉर देयर जेनेटिक मटेरियल टू इंजेक्टेड इनटू द होस्ट सेल, सही है। ये उसने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है कि उसकी एक टेल होती है, टेल के बाद उसकी एक बेस होती है, एक कैप्सिड होता है, कैप्सिड से मुराद ये कि प्रोटीन कवरिंग होती है, उसके अंदर डीएनए या आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड कुछ भी हो सकता है, उसकी टेल है जहां से उसने फिक्सिंग करनी है, और इस टेल ने एक पूरा मुकम्मल चैनल बनाना है जिसने कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पास करना है। ये देखें, ये बैक्टीरियोफाज है, ये बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हैं, ये इसका हेड है, ये इसका डीएनए है, ये इसकी टेल है और ये टेल फाइबर्स हैं जिसकी उसने बात की है पीछे। आगे देखें बैक्टीरियोफाज रेप्लिकेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफाज। अब बैक्टीरियोफाज की नस्ल कशी दो तरह से होती है, उनके साइकिल दो तरह से हैं। जैसे हमने बैक्टीरिया का साइकिल पढ़ा था, इसके भी साइकिल है, ठीक है। इसमें लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल है। लाइटिक साइकिल के अंदर लाइटिक से मुराद होता है तोड़ना फोड़ना। द वायरस डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल, इट इज ए रैपिड प्रोसेस वेयर द होस्ट सेल अंडरगो लाइसिस, ठीक है। नाम से ही जाहिर है लिटिक, तोड़ना फोड़ना, तबाह कर देना, ठीक है। इसमें वायरस क्या कहते हैं, होस्ट सेल की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और उसको तोड़ फोड़ देते हैं, उसको तबाह कर देते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल, द वायरल जीनोम यूजुअली बिकम्स इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट सेल, और इसमें वायरल जीनोम जो होता है वो पार्ट बन जाता है आपके होस्ट के सेल का, इंटीग्रेट हो जाता है। इंटीग्रेट का मतलब इकट्ठा हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। आगे वायरस लाइटिक साइकिल। देयर आर 5 स्टेप्स इन द टिपिकल बैक्टीरियोफाज लाइटिक रिप्रोडक्शन। नंबर 1 अटैचमेंट। अ वायरस विल अटैच टू द सूटेबल होस्ट सेल। सबसे पहले वो क्या करेगा, आगे किसी भी सूटेबल होस्ट के साथ अटैच करेगा। फिर पेनिट्रेशन, द होल वायरस और द ओनली द जेनेटिक
बैक्टीरिया जिसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं विल पेनिट्रेट द सेल साइटोप्लाज्म. A bacteriophage capsid remains on the outer side of the bacterial cell, whereas many virus that infect animal cells enter the host cell intact. ठीक है, अच्छा जी. उसने कहा है कि लाइटिक साइकिल के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी वायरस आके किसी भी होस्ट के ऊपर अटैच करता है. ठीक है, जब ये अटैच हो गई तो अटैच करने के बाद अंदर धंसता है, पेनिट्रेट करता है, और पेनिट्रेट भी उसका कौन सा पार्ट करता है, उसका न्यूक्लिक एसिड का पार्ट करता है, जिसने आगे जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास करनी है, जिसने आगे रिप्रोडक्शन में, जिसने आगे नस्ल कशी में हेल्प आउट करना है. ठीक है, तो उसका वो वाला न्यूक्लिक एसिड का पार्ट जो है वो उसके साइटोप्लाज्म के अंदर पेनिट्रेट करता है. ठीक है, ये देखें, ये आपको पिक्चर से ज्यादा अच्छी समझ आएगी. ये सबसे पहले है लैंडिंग. लैंडिंग का मतलब है उस जगह पे पहुंचना. ठीक है, वायरस पहुंच गया उस होस्ट की सरफेस के ऊपर, फिर इसने पिनिंग करना शुरू कर दी, यानी इसने कह लिया अटैचमेंट करना शुरू कर दी. अटैचमेंट से मुराद क्या है कि इसने पिन्स लगाना शुरू कर दी. फिर ये जो इसकी टेल आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ ये लेंथी और यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये कि अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है. इस स्टेप के अंदर वो देखें वो अनप्लगिंग कर रहा है या पेनिट्रेशन कर रहा है, और थर्ड में इसने ये सारा का सारा अपना जो डीएनए मटेरियल है वो सारा का सारा होस्ट के अंदर इंजेक्ट कर दिया. आगे कहता है रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस. ठीक है, अटैचमेंट हुई, अटैचमेंट के बाद क्या हुई, अटैचमेंट के बाद उसने कहा था सेकंड स्टेप क्या था, पेनिट्रेशन हुई. पेनिट्रेशन के बाद उसने जो स्टेप लिया वो उसने लिया रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस. Viral DNA or RNA directs the host cell to produce many copies of the viral nucleic acid and protein necessary for its replication. Assembly क्या होती है, the viral nucleic acid and proteins are assembled together to form the new infectious particle. ठीक है, अब वो सारी की सारी वायरल की प्रोटीन जो होती है वो असेंबली करना शुरू कर देती है, इकट्ठी होना शुरू हो जाती है. ठीक है, रेप्लिकेट करने के बाद प्रोटीन का काम क्या होता है, या न्यूक्लिक एसिड का काम क्या होता है, उसका काम यही होता है ना कि इकट्ठे होके सेल्स को एक लाइन में तरतीब देना और एक नया सेल बनाना. तो बस असेंबली, जैसे हम स्कूल की असेंबली कराते हैं ना कि सारे बच्चे खड़े होते हैं इकट्ठे और वो एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की बॉडी बनाते हैं, इसमें भी असेंबली का यही मतलब है कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड एक लाइन में खड़े होते हैं और एक नया सेल बनाते हैं. उसके बाद है रिलीज. रिलीज का मतलब क्या है, डिस्चार्ज, यानी कि डी पार्ट होके एक अलग इंडिपेंडेंट सेल बन जाना. न्यूली जनरेटेड वायरल पार्टिकल्स आर रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल, वो होस्ट सेल से रिलीज हो जाते हैं. उसके बाद कहता है द इन्फेक्शन विल एंटर द लेटेंट पीरियड. अब वायरस लाइसोजेनिक साइकिल, पहले हम पढ़े थे लाइटिक साइकिल, अब है लाइसोजेनिक साइकिल. कहता है कि इसमें इन्फेक्शन जब एंटर होता है लेटेंट पीरियड के अंदर, लेटेंट पीरियड वो पीरियड होता है जब साइन सिम्टम शुरू होना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर. होस्ट सेल इज नॉट किल्ड इन दिस प्रोसेस, होस्ट सेल मरता नहीं है इस प्रोसेस में, बट द वायरल न्यूक्लिक एसिड विल अंडरगो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विद द होस्ट सेल्स क्रोमोसोम. दिस इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए प्रोफेज. यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका वायरस होता है वो आपके होस्ट के जो जेनेटिक मेकअप होता है उसके साथ खेल रहा होता है, उसके साथ पेनिट्रेशन अंदर ले रहा होता है, उसके अंदर धंस रहा होता है. ठीक है, तो इस सूरत में होस्ट सेल की डेथ नहीं होती है, सिर्फ होस्ट सेल जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज कर रहा होता है, और ये स्ट्रक्चर जो नया बनता है कि जिसमें वायरस जो है वो होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, वो कहलाता है प्रोफाज. उसके बाद कहता है व्हेन द बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट द प्रोफाज आल्सो रेप्लिकेट. फिर जब बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट करता है इसके साथ साथ ही जो है वो प्रोफाज भी रेप्लिकेट करता है. उसके बाद सर्टेन एक्सटर्नल कंडीशन सच एज यूवी लाइट एंड एक्सरेज कॉज वायरस टू रिवर्ट टू ए लाइटिक साइकिल एंड देन डिस्ट्रॉय देयर होस्ट. ठीक है, अब कुछ एक्सटर्नल कंडीशन है, मिसाल के तौर पे एक्सरेज है, आपकी यूवी लाइट रेज हैं, तो ये क्या करती हैं कि ये वायरस को मजबूर कर देती हैं कि वो लाइटिक साइकिल में चला जाए और होस्ट को तबाह कर दे. ठीक है, आगे ये देखें इन्वेलप्ड वायरस पेनिट्रेशन स्टेप. ये सेमिल्की फॉरेस्ट वायरस, ये उस वायरस का नाम है, ये आप देख रहे हैं, ये होस्ट की सरफेस है, ये अंदर पेनिट्रेशन हुई, पेनिट्रेशन करने के बाद उसने उसकी सारी मशीनरी और न्यूक्लिक एसिड लिया और एक नई चीज बना दी. सम वायरस एंटर द सेल थ्रू एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है इस तरह से एक थैली सी बनाना. कभी आपने थैली देखी है, पोटली जिसको कहते हैं, एंडोसाइटोसिस में यही होता है कि ये पोटली सी बनती है इस प्रोसेस के अंदर. In this process, plasma membrane of the animal cell invaginates to form a membrane-bounded vesicle that contain a virus. ये membrane है इसकी, ठीक है, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है, अंदर की तरफ धंसती है, और धंसने के बाद ये वायरस को पैक करती है और फिर आगे शिफ्ट कर देती है.
आगे आ जाते हैं रेप्लिकेशन ऑफ एन इन्वेलप्ड डीएनए वायरस। अब हमें पता है कि बाज वायरस इन्वेलप्ड होते हैं, बाज वायरस नॉन इन्वेलप्ड होते हैं। बाज वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, बाज के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। बाज वायरस डीएनए बेस्ड होते हैं, बाज वायरस आरएनए बेस्ड होते हैं। लेकिन अब उसने रेप्लिकेशन बात की है डीएनए वायरसेस की। द वायरल डीएनए विल बी रेप्लिकेटेड एंड ट्रांसक्राइब्ड बाय द होस्ट सेल। ये तो आपको पता है कि होस्ट सेल से ही वो रेप्लिकेट होता है और ट्रांसक्राइब्ड होता है। After the viral genes are transcribed, the viral structural proteins are synthesized through the translation outside the nucleus. ठीक है, हमेशा याद रखें कि जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस है किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के अंदर, वो ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है उर्दू तर्जमा करना, और यहाँ पे भी यही मतलब है कि जितना भी जेनेटिक मेकअप है उसको रीड किया जाता है। उसको रीड करने का जो अमल है, उसकी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को जो रीड करने का अमल है, वो ट्रांसलेशन कहलाता है। उसके बाद कहता है द न्यू वायरस पार्टिकल्स आर देन असेंबल्ड। अब जो नए बनने वाले वायरस होते हैं वो असेंबली के लिए खड़े हो जाते हैं एक लाइन के अंदर। Enveloped virus obtain their glycoprotein spikes on the envelopes by picking up the fragments of the host plasma membrane as they leave the infected cell. ठीक है, बस आपने इसमें इतना याद रखना है कि ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स बनती हैं जो कि वो पिक कर लेते हैं इन्वेलप्ड वायरस, जो डीएनए इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद आरएनए वायरस की रेप्लिकेशन कैसे होती है, इसमें वो कहता है कि द वायरल जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फंक्शन एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड। यानी कि उसमें डबल स्ट्रैंडेड था जब डीएनए था, और इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम है। सम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बिकम मैसेंजर आरएनए दैट विल बी ट्रांसलेटेड। और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होते हैं वो बन जाते हैं मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज लेके जाते हैं और जो ट्रांसलेशन में हेल्प आउट करते हैं। Viral genome RNA are made using complementary strand. After translation, assembly and release step be done in proper sequence. ठीक है, और ट्रांसलेशन के बाद असेंबली और जो स्टेप रिलीज होने का स्टेप होता है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर होता है। ये देखें H1N1 वायरसेस कौन से होते हैं, ये इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं। ठीक है, H1N1 virus isolated from patient found that it is made up of genetic element from 4 different flu viruses. H1N1 आपको पता है ये इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, और ये कहता है कि ये 4 डिफरेंट वायरसेस जो है उसकी ओरिजिन है। मिसाल के तौर पे नॉर्थ अमेरिकन मैक्सिकन भी हो सकता है इन्फ्लुएंजा, नॉर्थ अमेरिकन एवियन इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, स्वाइन फ्लू जिसे आप कहते हैं स्वाइन इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा मतलब जो नजला जुकाम है उसकी डिफरेंट टाइप है ना, जैसे वो अगर मुर्गी में आ गया था तो हम कहते थे कि ये कौन सा है, ये एवियन इन्फ्लुएंजा है। अगर वो पिग में आ गया था तो हमें स्वाइन फ्लू कहा था, फिर एक ह्यूमन इन्फ्लुएंजा भी था। सो ये डिपेंड करता है कि उसकी कौन सी टाइप है। आगे है वायरस लाइक एजेंट। कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो कि वायरस लाइक होते हैं। वायरस इज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट लिविंग या नॉन लिविंग माइक्रोब। कहता है वायरसेस जो होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है कि वो स्मॉलेस्ट सबसे छोटे लिविंग या नॉन लिविंग माइक्रोब होते हैं। ठीक है, however there are even smaller infectious agent found विरियोड्स एंड प्रियोन्स। बाज औकात बहुत छोटी किस्म के वायरस लाइक एजेंट्स मौजूद होते हैं जो कि विरियोड्स या प्रियोन्स कहलाते हैं। अब इनको हम इंडिविजुअली देख लें कि ये क्या होते हैं। ओके, विरियोड्स वायरोड्स क्या होते हैं। इन 1961 एन इन्फेक्टिव एजेंट इन पोटैटोज हैज बीन डिस्कवर्ड। आलूओं के अंदर एक खास किस्म का इन्फेक्टिव एजेंट सामने आया, द एजेंट कॉल्ड वायरोड। ठीक है, ये एजेंट जो था ये वायरोड कहलाता था, एंड इट इज स्मॉलर देन वायरस। और ये स्मॉलर था किसके मुकाबले में, वायरस के मुकाबले में, विद नो प्रोटीन कोड्स, और इसके बाहर किसी किस्म का कोई प्रोटीन कोड नहीं था। ठीक है, अब हमने देखा था कि हमने वायरस की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने ये देखा है कि वायरस एक ऐसा एजेंट होता है कि जो जिसकी आउटर साइड के ऊपर जो है वो प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड की कवरिंग जरूरी है। ठीक है, लेकिन वायरोड्स क्योंकि प्योर वायरस नहीं है बल्कि वायरस लाइक एजेंट है। अगर आप पीछे देखें पिछली स्लाइड में तो उसने कहा है कि वायरस लाइक एजेंट्स। ठीक है, वायरस तो वो कहता है ना कि कंसिडर किया जा रहा है कि स्मॉलेस्ट या तो लिविंग हो सकते हैं या नॉन लिविंग हो सकते हैं। अगर इनसाइड द होस्ट बॉडी है तो वो लिविंग है, अगर आउटसाइड द होस्ट बॉडी है तो वो नॉन लिविंग है। ठीक है, तो वायरोड्स की उसने इसी तरह से बात की है कि वायरोड्स के अंदर इस जैसे वायरस के अंदर प्रॉपर्ली आउटसाइड कवरिंग होती है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई कवरिंग नहीं होती। ठीक है, एंड वायरोड्स आर इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल।
वायरोड्स के अंदर इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल होते हैं दैट मे कॉज प्लांट डिजीज बाय इंटरफेयरिंग विद मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग। वायरोड जो है उनके अंदर इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल हैं और जो कि प्लांट डिजीज यानी कि ये पौधों के अंदर काज करते हैं। आलू जो है वो आपका बीट है ना, वो आपका प्लांट सेल है, तो ये इसके अंदर जो है वो मैसेंजर आरएनए के प्रोसेस के थ्रू जो है वो डिजीज कॉज करेंगे। आगे आ जाती है आपकी प्रियॉन्स। प्रियॉन्स आर द इन्फेक्शियस पार्टिकल मेड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रियॉन्स जो है वो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं जो कि खास किस्म की इन्फेक्शियस प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। रिसर्च इंडिकेट्स दैट प्रियॉन्स आर नॉर्मल प्रोटीन दैट बिकम फोल्डेड इनकरेक्टली। यानी कि होती तो ये क्या है कि नॉर्मल प्रोटीन है, लेकिन इनके अंदर जब खास किस्म का बाहर से कोई पार्टिकल एंटर होता है और इनकी बॉडी को कह लें कि यूज करता है इन प्रोटीन्स को और अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है, लाइक कोई भी बाहर से आपका आउटसाइड एजेंट वायरस है वो एंटर हुआ है और उसने इस प्रोटीन को कैप्चर कर लिया, इसकी असेंबली करवाई है, इसके न्यूक्लिक एसिड को यूज करवाया है, तो एट दैट टाइम क्या होता है कि ये होस्ट के सेल को यूज करते हैं और यही जो अच्छी प्रोटीन होती है ये बुरी प्रोटीन बन जाती है। तो कहते हैं प्रियॉन्स कुड कॉज न्यूरोलॉजिकल डीजेनरेटिव डिजीजेस सच एज मैड काउ डिजीज एंड स्क्रैपिया। ठीक है, तो ये प्रियॉन्स खास किस्म की कह लें कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज करती हैं। ठीक है, जिसमें आपका मैड काउ डिजीज भी आ जाती है और स्क्रैपिया भी आ जाता है। मैड काउ डिजीज के अंदर भी यही है कि आपकी जो नर्व एंडिंग्स हैं उसके अंदर जाके ये प्रॉब्लम कॉज करती है, और स्क्रैपिया के अंदर भी यही है कि ये जितना भी एनिमल्स के अंदर डीजेनरेटिव डीमाइलेशन होना शुरू हो जाती है या उनकी नर्व एंडिंग्स के ऊपर मैसेज आगे ब्रेन को जाना बंद हो जाता है, ये सब के लिए ये प्रियॉन्स रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि आप ये कह लें कि प्रियॉन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन, और जब कोई बाहर से वायरस अंदर एंटर होता है तो वो इतना चालाक होता है कि इस प्रोटीन को अपनी एज ए जेनेटिक बॉडी के तौर पे यूज करता है। ठीक है, और मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। व्हेन आई वाज यू कैन से 15 ईयर ओल्ड, जब मैं 15 साल की थी, तो उस टाइम पे मैड काउ डिजीज आई थी, और उस टाइम पे ये था कि ये जो आप देख रहे हैं इंटरनेशनल ब्रांड जो है आपका फास्ट फूड का, मैकडोनल्ड है और केएफसी है, तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था कि पाकिस्तान को मैड काउ जो थी उनका मीट जो है वो यहाँ पे सप्लाई करना शुरू कर दिया था, बट दे डोंट नो कि मैड काउ उस टाइम पे वहां पे एपिडेमिक थी, और क्योंकि पाकिस्तान कह लें कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और लोग मैकडोनल्ड और केएफसी पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने काफी ज्यादा ये मैड काउ डिजीज जो काउस थी उनका मीट यहाँ पे सप्लाई किया, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैकडोनल्ड और केएफसी में वो बिका। और सेम लाइक इसी तरह से था कि जब आपका H1N1 की हमने बात की, इन्फ्लुएंजा वायरस की, तो उस टाइम पे केएफसी वाले हैं, बिग बर्ड वाले हैं, जितनी भी चिकन इंडस्ट्री है, चिकन सप्लायर्स हैं, उस टाइम पे 35 रुपए किलो या 40 रुपए किलो चिकन बिकना शुरू हो गया था H1N1 इन्फ्लुएंजा की वजह से। ठीक है, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े बर्फ के गोलों के अंदर, डीप फ्रीजर्स के अंदर उन्होंने बल्क के अंदर वो चिकन जो है वो स्टोर करना शुरू कर दिया कि वंस ये एपिडेमिक जो है इसका ब्रेकडाउन होगा, ये टूटेगी, ये खत्म होगी, तो साथ ही जो है वो हम इसको बर्गर्स में और दूसरी चीजों में जो है वो इसको यूज करेंगे। यानी कि उस टाइम पे चिकन की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन चली गई थी H1N1 की वजह से, तो फिर उन्होंने भी स्टोर करना शुरू कर दी थी। तो माइक्रोबायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो थी वो उनकी इकोनॉमी, जैसे ये वाला इवेंट खत्म हुआ है तो वो इस तरह से उनका ग्राफ किया है। ठीक है, सो वायरसेस जो हैं वो काफी कह लें आपके खतरनाक भी हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। अब मुझे ये बताएं, अब आप लोगों का क्वेश्चन सेशन है, मुझसे क्वेश्चन करें अब आप। अदरवाइज फिर मैं आपसे पूछूंगी। सब सो तो नहीं गए हैं? किसी की कोई आवाज नहीं आ रही, सब सो गए हैं? हाँ जी, चलें आपदा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, आपसे मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ, आप इधर ही ठहरें जरा। और किसी का कोई क्वेश्चन?
यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। वायरसेस की समझ आई है क्लास आपको? अच्छा, आपका भी कोई क्वेश्चन नहीं है? इसका मतलब किसी को समझ ही नहीं आई है आज के लेक्चर की। किसी को समझ नहीं आई? ओके, दैट्स वेरी गुड सिद्रा। सिद्रा, वेल डन। ठीक है, बाकी जूलियस और आपदा को तो मैं बताती हूँ अभी, जरा इनसे हम फिर खुद खूब पूछते हैं। अच्छा सिद्रा बेटा, बैक्टीरियोफाज मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियोफाज नाम से जाहिर है, फाज कहते हैं खाना, ठीक है, और बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरिया को खाने वाले, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज बजाहिर नाम से तो ऐसे लगता है कि अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरियाज के, बजाहिर ऐसे लगता है कि हम बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे होते। मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियोफाजेज आर बेसिकली अब वायरसेस, वो वायरसेस होते हैं, ठीक है। और इनका दूसरा नाम होता है बैक्टीरिया ईटर। ईटर, EATER, ईटर, बैक्टीरिया ईटर इनको कहा जाता है, क्योंकि ये वो वायरसेस होते हैं, ये वो खास किस्म के वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं, ठीक है। और इनकी बॉडी की सारी जो है वो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है उस बैक्टीरिया के, उसको यूज करते हैं, उसके न्यूक्लिक एसिड को यूज करते हैं, उसके राइबोसोम्स को यूज करते हैं, उसकी बॉडी को यूज करते हैं, और ये सारी चीजें यूज करने के बाद वो उसकी उनकी पूरी बॉडी के ऊपर ये कह लें कि अपनी कमांड हासिल करते हैं, और कमांड हासिल करने के बाद उसकी मशीनरी को यूज करते हैं, उसको अंदर से डेड करते हैं, वीक करते हैं, इवेंचुअली अपनी नस्ल कशी करते हैं, ठीक है। और इसकी इसके जो लाइफ साइकिल है आगे नस्ल कशी करने के, वो लेटिक साइकिल है और लाइसोजेनिक साइकिल है, ठीक है। लाइसोजेनिक साइकिल और लेटिक साइकिल दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। लेटिक साइकिल जैसे कि नाम से जाहिर है कि वो सारा का सारा होस्ट की बॉडी को तबाह बर्बाद कर देते हैं, ठीक है, उसको खत्म कर देते हैं और अपना सारा का सारा जो है वो इख्तियार संभाल लेते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर ये होता है कि लाइसोजेनिक में ये उस होस्ट की बॉडी का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। इट दे बिकम इंटाग्रेटेड विद द होस्ट सेल, ठीक है। इंटीग्रेट का मतलब होता है उसके पार्ट बन जाना, उसका हिस्सा बन जाना, ठीक है। लेकिन पहली फेज के अंदर, पहले साइकिल के अंदर ये सारा का सारा उसकी होस्ट की बॉडी को ही खत्म कर देते, तबाह बर्बाद सत्यानाश करते हैं, कोई पीछे बाकियात नहीं बचते, ठीक है। ये डिफरेंस है। हाँ जी सिद्रा, कोई हुआ मसला हल आपका बैक्टीरियोफाजिस का? मुझे मैसेज करके बताएं। अच्छा, सादिया का क्वेश्चन है कि व्हाई वी गिव एंटीबैक्टीरियल इन वायरल इन्फेक्शन। बेटा वायरल इन्फेक्शन जब एक दफा डायग्नोज हो जाता है ना कि दिस इज वायरल इन्फेक्शन, तो उसके अगेंस्ट कभी भी हम एंटीबैक्टीरियल, आप मुझे खुद बताएं आपकी अकल क्या कहती है। इफ यू सस्पेक्ट यू हैव एंटी वायरल इन्फेक्शन, डू यू थिंक कि एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक आप उसके अगेंस्ट काम करेगी? एंटीबायोटिक उसको, उस इन्फेक्शन को दूर करने में आपको हेल्प आउट करेगी? नहीं करेगी। एंटीबायोटिक कैसे हेल्प आउट कर सकती है आपको उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट? नहीं कर सकती, ठीक है। हाँ, आप उसको एज ए बेस लाइन कुछ अरसे के लिए जरूर देते हैं एंटीबैक्टीरियल को, कि जब आपको ये लग रहा हो कि कोई बैक्टीरियोफाज लाइक इन्फेक्शन सामने आ रहा है, ठीक है, यानी कि जिसमें कह लें कि बोथ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ वायरसेस एंड बैक्टीरिया, जहां पे दोनों वायरसेस और बैक्टीरिया की समहाउ इन्वॉल्वमेंट है, तो वहां आप कह सकते हैं कि आप जो है वो आपको मतलब आप उसको एज ए बेसलाइन सबसे पहले आप उसको एंटी बैक्टीरियल देंगे, उसका वो वाला पार्ट ट्रीट करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट जो है वो आप उसको एंटीवायरल के ऊपर लेके आएंगे। लेकिन जहां आप प्योरली डायग्नोज ये हो जाए कि दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शन इज एंटीवायरल इन्फेक्शन, तो आप उसको एंटीबायोटिक नहीं दे सकते, ठीक है। समहाउ आप बेसलाइन को ट्रीट जरूर कर सकते हैं जहां आपको ये लगे कि समहाउ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैक्टीरिया एट बेसिक लेवल, बट वंस यू डायग्नोज दिस इज वायरल, तो आपको या तो एंटीवायरल देनी पड़ती है या फिर उस वायरस का, उस लेटेंट पीरियड का खत्म होने का वेट करना पड़ता है कि जब वो अपना वो वाला पीरियड कंप्लीट करके शट ऑफ हो जाता है, एंड दैट्स इट। हाँ जी, कोई पॉइंट क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन?
वेल डन सादिया एंड सिद्रा। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन प्लीज। भाई सेकेंडरी क्वेश्चन वही है ना, सेकेंडरी इन्फेक्शन आपका वायरल है, प्राइमरी इन्फेक्शन आपका बैक्टीरियल है। यही बात मैं कह रही हूँ कि बेसलाइन को ट्रीट करने के लिए मिस्टर जूलियस आपको देनी पड़ती है, लेकिन साथ साथ अगर वंस यू हैव डायग्नोज कि दिस इज प्योरली एंटीवायरल, देन आपको एंटीवायरल पे जाना पड़ता है। ठीक है, अब आप उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन का नाम दे दें या प्राइमरी का नाम दे दें, बेसलाइन आप उसको ट्रीट करना पड़ रहा है आपको। एनी एनी क्वेश्चन प्लीज, आप पूछें। बेटा हबीबा, मेरी साइड से तो बिल्कुल ठीक है, इंटरनेट भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है। आप अपने नेट को या अपनी जगह को प्लीज चेंज कर लें। ठीक है, यहाँ से तो ठीक है, यहाँ से तो कोई इशू नहीं आ रहा। ओके, अब इसके अलावा कोई और क्वेश्चन। इफरा किधर है, आज नजर नहीं आ रही, रोनाल्ड नहीं नजर आ रहा आज। ये दोनों स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? हाँ जी, अब आ रही है आवाज आपको? अच्छा, अब आ रही है। अच्छा, क्लास इससे रिलेटेड जो है ना, मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, वो आपने असाइनमेंट करनी है, ठीक है। और कुछ कल का जो उसका रिसर्च का लेक्चर था वो भी मैंने डाल दिया आपका उसके ऊपर। जो आपका वो है मूडल, वो दूसरा शालामार का, उसके ऊपर मैंने डाल दिया है, आप उसको कर लें, कंप्लीट योर असाइनमेंट। और मुझे आप सेंड कर दीजिएगा उसके ऊपर, या जीमेल के ऊपर कर दीजिएगा या वैसे कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो आपका जीमेल के ऊपर कर दें ज़्यादा बेहतर है, वो चेक करने में मुझे आसानी होती है, ठीक है। और कोई शहर का कोई आज क्वेश्चन नहीं आया? वेयर इज शहर? डोंट हैव एनी क्वेश्चन टुडे। लगता है आज के लेक्चर की समझ नहीं आई। हाउ मेनी पीपल?
हाउ मेनी पीपल गॉट अबाउट वायरसेस? कितने लोगों को वायरसेस की समझ आ गई है? सबको समझ आ गई ऑलमोस्ट? चलें ठीक है। अब आपने क्या करना है कि मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगी ये माइक्रो से रिलेटेड, आपने एक तो लाइटिक फेज को एक्सप्लेन करना है मुझे, ठीक है? वायरसेस के अंदर जैसे हमने बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा था ना, बैक्टीरिया के अंदर हमने वो पढ़ा था, पूरा का पूरा एक साइकिल पढ़ा था जिसमें लैग फेज था, लॉग फेज था, स्टेशनरी फेज था, ठीक है? डिक्लाइन फेज आ जाता था जिसपे एकदम से जो है वो आपकी मैक्सिमम डिवीजन होती है बैक्टीरिया की, फिर एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, स्ट्रेट लाइन के बाद फिर आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है? तो दिस इज बेसिकली व्हाट दिस इज बेसिकली यू कैन से कि आपका जो है वो बैक्टीरिया के अंदर था जिसमें लैग लॉग स्टेशनरी है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें आप देख रहे हैं इसमें लिटिक और लाइसोजेनिक है। लिटिक में मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि वो टोटली होस्ट की बॉडी को तबाह हो बर्बाद करके उसको सत्यानाश करके वहां पे पूरा विराजमान हो जाता है कि बस मैं ही मैं हूँ। लाइसोजेनिक में वो फिर भी थोड़ी सी शर्म करता है कि वो इंटीग्रेट करता है। इंटाइग्रेट का मतलब होता है थोड़ा प्यार मोहब्बत, थोड़ा थोड़ा सा अच्छा सलूक कह लें कि उसका पार्ट बन जाता है कि चलो कुछ किसी हद तक तुम्हारी भी कोई एग्जिस्टेंस रहे लेकिन मेरी ज्यादा एग्जिस्टेंस हो, मैं उसका पार्ट ज्यादा बन जाऊं। तो बेसिकली देर इज सच सॉर्ट ऑफ डिफरेंस इन लाइटिक एंड लाइसोजेनिक फेज, ठीक है? तो वायरसेस में थ्रू आउट हमने शुरू से ये पढ़ा कि इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था वो फ्लूइड मोजेक मॉडल जो था आपका, जो टोबैको मॉडल था, सॉरी, टोबैको के पत्तों के अंदर इसको पिक किया गया था, ठीक है? क्योंकि टोबैको के पत्तों के अंदर खास किस्म की वो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट था वो क्या बनाता था, तंबाकू बनाता था। तो ऑल ऑफ सडन लीव्स के अंदर ये डिजीज हुई और उसने पिक किया, उसने फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद उसने देखा कि ये जो फिल्ट्रेट नीचे गिरा है ये तब तक इन्फेक्टेड रहता है जब तक कि ये लिविंग बॉडी के अंदर रहता है, लेकिन जैसे ये लिविंग बॉडी के अंदर से हट जाता है तो इसका कोई रोल अमल दखल नहीं रहता। सो लिविंग बॉडी इज नेसेसरी फॉर द वायरल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि वो उस लिविंग बॉडी का न्यूक्लिक एसिड, उसका राइबोसोम, सारी मशीनरी जो है वो उसकी यूज कर रहा होता है। अब वायरस का होस्ट कोई भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है, वो ह्यूमन भी हो सकता है। और माशाल्लाह से देखा ये गया है कि वायरस का होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और उसी का नाम है बैक्टीरियोफाज, जो कि सिद्रा ने क्वेश्चन किया है, ठीक है? मतलब ये इन्होंने बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ा, उसकी भी बॉडी को बेचारे को यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो अब चाहे ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहे, होस्ट कोई भी हो, उसके अंदर ये दोनों साइकिल चलेंगे, लैटिक भी चलेगा, लाइसोजेनिक भी चलेगा, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम इवेंस्की था जिसने ये तजर्बा किया, इसको प्रूव किया और उसने ये साबित किया कि ये चीजें जो है वो वायरस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं। अब शक्ल वाइज उसने कहा था कि कुछ पोलीमॉर्फिक होते हैं, कुछ आइकोसाहिड्रल होते हैं, ठीक है? आइकोसाहिड्रल या पॉलीहेड्रल का मतलब होता है जिसकी एक से ज्यादा शक्लें होती हैं, एक से ज्यादा जिसके फेसेस होते हैं। मेन इसमें यही होता है कि ऊपर इसका न्यूक्लियर या प्रोटीन बेस्ड कैप्सिड होता है, ठीक है? ये अगर आप पीछे देखें, ये वाला, ये इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं और ये टेल फाइबर्स होते हैं, ठीक है? ये जो आपका कैप्सिड है ना, ये मेन रोल प्ले करता है बेसिकली रिप्रोडक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो आप गुच्छे धागे नुमा धागा देख रहे हैं ना, ये या तो डीएनए का बना होता है या आरएनए का बना होता है या सिंगल स्ट्रैंडेड होता है या डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है? ये वो टेल है जिसने पेनिट्रेट करना होता है। ये टेल जब खुलती है तो खुलने के बाद ये सारा का सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो उस होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर कर देती है। अब वो ये जो इंजेक्शन ये इंजेक्ट करता है वो डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, वो डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ठीक है? तो अब 21 टाइप्स के डिफरेंट आपके वायरसेस हैं जो कि मैंने आपको पहले बताए हैं, जो कि होस्ट की बॉडी को, ह्यूमन होस्ट की बॉडी को जो कि इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें उसने डिफरेंट उसके नेम्स बताए हैं कि वो कौन कौन से हैं। वो अगर आप पीछे स्लाइड्स में देखें तो आपके नजर आ जाएगा। ये देखें, पिकॉर्ना वायरस है, फ्लेवी वायरस है, टोगा वायरस है, रेबिडो वायरस है, पैरामिक्सो वायरस है, ठीक है? ये सारे के सारे वो वायरसेस हैं, ये वो वाली फैमिलीज हैं जो कि स्पेसिफिकली ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती हैं। अब H1N1 की हमने बात की जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, वो एनिमल्स को भी कर सकता है, ह्यूमंस को भी कर सकता है, चिक्स को भी कर सकता है और स्वाइन को भी कर सकता है, ठीक है? मतलब उनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। सो थैंक यू वेरी मच क्लास। Hopefully you enjoy the session.
जी, थैंक्स टू ऑल प्लीज।